हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय स्टडी सेंटर जीएस पाठशाला। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ लूसेंट प्लस एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों में इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। अभी तक आपने चैप्टर 5 तक पढ़ लिया है। आज चैप्टर 6 पढ़ रहे हो जिसका नाम है महाजनपद। इसको दो पार्ट्स में पढ़ाऊंगा। पार्ट 1 आज पढ़ेंगे, पार्ट 2 कल पढ़ेंगे। इसमें आप एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में महाजनपद को देखोगे, जैसे कि आप लास्ट क्लास में देखते आए हो। जितने भी रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सारे मैं डील करूंगा। चलिए फिर आगे देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। जो आपको मैं समझाऊंगा इसमें क्या है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ महाजनपद। महाजनपद किसे बोलते हैं? 6th सेंचुरी बीसी के आसपास ये आया था। ठीक है, ये जो 16 यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर, इन नंबर 16, ये सभी महाजनपद है। तो पूरा भारत जो है 6th सेंचुरी बीसी के आसपास महाजनपद में डिवाइडेड था। अब महाजनपद कहते किसे है सो मैं पढ़ाऊंगा आगे। अब देखो, इस महाजनपद के बारे में हमें जानकारी कहां से मिलती है वो आप देखोगे, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे कि ये इसके बाद कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य, सूरसेन, जो 16 महाजनपद है, इन सभी के राजधानी के बारे में, मतलब जो जो स्टेट है इनके कैपिटल्स के बारे में आप देखोगे। ये अब थर्ड पॉइंट है। नेक्स्ट है जो कि जैसे मगध है, से फॉर एग्जांपल मगध है, आज के कौन से वाले एरिया में था, इसका क्या नाम है मॉडर्न। आज जो मगध किस एरिया में, उसका नाम क्या है, उसकी राजधानी का नया नाम क्या है, जो मॉडर्न नेम है। तो स्टेट और कैपिटल्स की मॉडर्न नेम को आप पढ़ोगे। जो 16 महाजनपद आप देख रहे हो ना, 16 के 16 महाजनपद क्या होते हैं कि एक टाइम के बाद वो क्या होता है, सिर्फ 4 बच जाते हैं। अब 4 कौन कौन से बच जाते हैं? अवंती, कोसाल, वत्स और मगध। देखो, अवंती, कोसाल, वत्स और ये मगध, ये 4 सिर्फ बच जाते हैं। जब 6th सेंचुरी बीसी के लास्ट तक आप आओगे तो सिर्फ 4 ये बच जाते हैं महाजनपद, और इन सभी चारों का कंसोलिडेशन होता है सिर्फ एक में, वो होता है मगध। ये पढ़ाऊंगा मगध ही क्यों, मगध होने के बहुत सारे रीजंस थे। तो अवंती, वत्स, कोसाल और मगध, ये 4 किंगडम्स बच जाते हैं। लास्ट में एक अंपायर खड़ा करता है अपना, अंपायर मतलब अपना एक राजवंश, बड़ा सा अंपायर खड़ा करता है, कौन? मगध। नेक्स्ट पढ़ोगे आप इसमें कि जो महाजनपद है इन सभी के किंग्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मगध के किंग इंपॉर्टेंट है हमारे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग वंश आएगा, महापद्म नंद आएगा, धनानंद आएगा, उसके बाद मौर्य आएंगे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट किंग्स और उनके कौन कौन से राजवंश के थे वो पढ़ोगे। जो महाजनपद है ना वो 16 से 4 होंगे, 4 से 1 होगा। वो इतना आसान नहीं था होना, इसके बीच में बहुत सारे फाइट्स होते हैं। तो वो जो युद्ध है, वो जो लड़ाई है, इसके बारे में आप पढ़ोगे आज। ठीक है, नेक्स्ट है कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंग्स है जो कि अलग अलग धर्म को अपनाते हैं। जैसे कि चेदी राजवंश देख रहे हो, इसका एक किंग था खारवेल। ठीक है, खारवेल जैन धर्म अपना लेता है। अब इसके कौन से इंस्क्रिप्शन है, इससे जानकारी मिलती है हमें, तो इसके बारे में आप देखोगे। नेक्स्ट है ये जो युद्ध लड़ते हैं, इसके साथ साथ वो क्या करते, जैसे अकबर की पॉलिसी क्या थी कि जो राजपूत किंग्स थे ना, उसके रिंग फेंस में जो राजपूत किंग्स थे, उनसे क्या करता था, शादी कर लिया करता था, या फिर अपने घर वालों की शादी करा दिया करता था। इससे क्या होता है कि मैट्रिमोनियल अलायंस बन जाएंगे, जैसे कि संधि, मैट्रिमोनियल संधि बन जाते हैं, जैसे कि रोटी बेटी का संबंध बोलते हैं। तो उसके बाद क्या होता था कि ये आपस में लड़ते नहीं थे, उसकी स्वाधीनता स्वीकार कर लेते थे, अकबर की स्वाधीनता वो। गेटिंग द पॉइंट। और लास्ट में आप पढ़ोगे कि जो मौर्य डायनेस्टी है वो एम्पायर खड़ा करेगा अपना, सिर्फ वो भी कहां पे, मगध में। ठीक है, तो आज जो आप देखने वाले हो यहां तक देखोगे कंसोलिडेशन ऑफ 4। गेटिंग द पॉइंट। कंसोलिडेशन 4 कंसोलिडेट कैसे होते हैं यहां तक देखोगे, बाकी कल देखते हैं। चलो, तो जब आपको मैंने वैदिक एज पढ़ाया था, तो वैदिक एज में आपको याद होगा कि सोशियो पॉलिटिकल लाइफ कैसे चला करती थी। आज के टाइम पे आप देख लो कि किसी का भी एक घर है, तो उस घर में क्या है कि कुछ मेंबर्स रहते हैं। तो जो कुछ मेंबर्स रहते हैं उसे हम परिवार बोलते हैं आज। ठीक है, वैदिक एज में क्या बोलते थे, उसे कुल बोलते थे। और कुल जो है, कुल को कोई हेड करता था। जैसे कि गांव को अगर हेड करते हैं आज, तो सरपंच है, मुखिया है। आज हमारे पापा मम्मी, कोई भी एक बड़ा सदस्य जो है हमारे घर को हेड करता है, मतलब घर का पालन पोषण वही देखता है। तो उस टाइम क्या था, वैदिक एज में उस कुल के पालन पोषण करने वाले को हम कुलपति या गृहपति बोलते थे। इतना पता आपको कुल किसे बोलते हैं? अब देखो, ऐसे बहुत सारे कुल मिलके, बहुत सारे कुल मिल जाएंगे, जैसे बहुत सारे परिवार मिल जाएंगे, तो एक गांव बना देते थे वो। इस एरिया को हम गांव बोल देंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो गांव है, इसे जो आज हम गांव बोलते हैं, उसे पहले ग्राम बोलते थे। आज के डेट में ग्राम बोलते हैं, पर इसे हम ग्राम बोलते थे, गांव नहीं बोलते थे उस टाइम। अब इस ग्राम को कोई हेड करेगा, मतलब गांव के, जैसे मैंने आपको बताया कि मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं, वैसे ही गांव को हेड करने वाले को, ग्राम को हेड करने वाले को ग्रामीणी बोलते थे। समझ में आ रहा है कि कुल है, कुल से बन गया ग्राम। अब देखो, ग्राम ऐसे बहुत सारे जब ग्राम मिल जाएंगे ना, जैसे बहुत सारे जब ग्राम मिल जाएंगे ऐसे, मतलब गांव, तो बहुत सारे गांव मिलके एक विश्व बनता था। जैसे आज के लेवल पे हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, तो वैसा ही कुछ हुआ करता था उस टाइम।
पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम विश्व बोलते थे, और उस विश्व को चलाने वाले को हम विश्वपति बोलते थे। समझ में आ रहा है? कुल, ग्राम और फिर ये विश्व, ये तीन समझ में आ गया। अब देखो क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे जो विश्व मिल जाएंगे ना, मतलब ऐसे बहुत सारे विश्व, तो क्या बन जाता था, जैसे कि आज के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मिलकर क्या बनता है, स्टेट बनता है। वैसे ही आज के उस टाइम के बहुत सारे विश्व को मिलकर क्या बनता था, उस टाइम के बहुत सारे विश्व को मिलकर बनता था जन। तो समझ में आ गया आपको? और जन को कौन हेड करता था? राजन। राजन मतलब राजा उस टाइम पे हुआ करता था। तो आपको समझ में आ गया कि कुल से बनता है मतलब ग्राम, ग्राम से बनता है विश्व, विश्व से बनता है जन। अब ऐसे ही बहुत सारे जन से, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे जन से मिलके क्या बन जाएगा, एक जनपद। ठीक है, क्या बन जाएगा, जनपद। और इसी जनपद से आगे जन से क्या बन जाएगा, जनपद। और यही जनपद जब बड़ा स्वरूप ले लेगा एक बड़ा राज्य का, तो उसे हम बोल देते हैं महाजनपद। तो आपको समझ में आया कि कुल से महाजनपद की जर्नी कैसी है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कुल से महाजनपद कैसे बन जाते हैं। अब महाजनपद को कहा जाता है सेकेंड अर्बनाइजेशन, मतलब दूसरा शहरीकरण। ठीक है, दूसरा शहरीकरण क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहला सिंधु घाटी सभ्यता था और दूसरा जो शहरीकरण था ये था, जैसे कि आप देखोगे जब वैदिक एज, तो वो ग्रामीण सभ्यता थी, ना कि शहरी सभ्यता। तो महाजनपद का जो पीरियड था वो सेकेंड अर्बनाइजेशन का था। अब देखो इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, अंगुत्र निकाय और भगवती सूत्र से। अब देखो अंगुत्र निकाय और भगवती सूत्र क्या है, तो मल्ल और वज्जी अंग इस क्षेत्र से क्या थे, हमारे महावीर स्वामी प्लस बुद्ध आए थे। ठीक है, तो महावीर स्वामी का जो धर्म था वो जैन था, और बुद्ध भगवान का जो धर्म था वो था हमारा बौद्ध। ठीक है, तो इन्होंने अपना अपना लिटरेचर लिखा था, तो जैसे कि सुत्त पिटाक, धम्म पिटाक, अभिधम्म पिटाक, विनय पिटाक, वैसे ही इनका था। ठीक है, तो वैसे ही इनका था भगवती सूत्र, जैसे कि इन्होंने लिखा था अंग, उपंग, इनके जो उसके बाद थे कल्प सूत्र। ठीक है, कल्प सूत्र किसने लिखा था, जो सबसे पहले दिगंबर थे, उसके बाद श्वेतंबर ने क्या लिख दिया था, अंग, अंग से क्या बन गया था, उपंग, उसके बाद प्रकीर्ण बन गया था, बहुत सारे बन गया था। समझ में आ रहा है? तो ये जो लिटरेचर्स है, इसी लिटरेचर में एक है अंगुत्र निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्र निकाय बौद्ध धर्म का है, भगवती सूत्र जैन धर्म का है। तो इन सभी से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, हमें मिलती है महाजनपद की जानकारी। अब महाजनपद कितने हैं, वो 16 है। अब देखो 16 कौन कौन से हैं, तो मल्ल, वज्जी, अंग, मगध और ये काशी। ठीक है, ये हो गए पहले हमारे 5। फिर देखो नेक्स्ट, पांचाल, कोशाल, वत्स, चेदी और अवंती, ये हो गए कितने, 5। फिर देखो कंबोज, गांधार, कुरु, मत्स्य और शूरसेन, ये कितने हो गए, 5। और लास्ट में एक साउथ इंडिया में बचता है एक अस्मक, देख रहे हो आप, अस्मक बचता है लास्ट में। तो ये टोटल कितने हैं, 16 थे। अब क्या होता है कि इसमें से बहुत सारे वीक रह जाते हैं, जैसे कि कंबोज, गांधार, इनमें से बहुत सारे वीक हो जाते हैं, बहुत सारे स्ट्रांग हो जाते हैं, आपस में लड़ाई लड़के वो सिर्फ 4 बचते हैं। वो 4 कौन कौन से हैं, तो मगध, कोशाल, वत्स, अवंती। देखो ये मगध, ये है मगध, ये है कोशाल, ये है वत्स और ये है अवंती। ये 4 बचते हैं सिर्फ, किसके लिए, ये 4 बचते हैं जब महाजनपद 16 से 4 बच जाते हैं। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि 4 से 1 अपना एम्पायर खड़ा करेगा, कौन, मगध। और ये 4 बचते क्यों, क्योंकि इसमें आपस में लड़ाई लड़ रहे होते हैं। वो समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अभी जो आपको याद करना है बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये है कि महाजनपद उसकी राजधानी, जैसे कि गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला कहां है, पाकिस्तान में, ये देख रहे हो, गांधार की राजधानी तक्षशिला। अब देखो कंबोज की राजधानी हटक है। जैसे आपने स्टेट कैपिटल याद किया इंडिया का, वैसे ही आपको ये याद कर लेना है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य की राजधानी कहां पे, मत्स्य देखो यहाँ पे, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कुरु आज के दिल्ली हरियाणा क्षेत्र में है, तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। सूर्यसेन की राजधानी मथुरा। कौशाल की राजधानी श्रावस्ती। पांचाल 2 पार्ट में बटा हुआ था, एक अहिछंद या अहिछंद बोलते हैं, छत्र बोलते हैं, और एक कंपिल्य। ठीक है, तो पांचाल की राजधानी अहिछंद और कंपिल्य। नेक्स्ट चेदी की राजधानी शक्तिमान, उत्तर प्रदेश में ये भी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, गेटिंग अ पॉइंट। काशी की राजधानी वाराणसी। मल्ल की राजधानी कुशीनगर। अस्मक की राजधानी पोटला। अवंती की राजधानी उज्जैन। वज्जी की राजधानी वैशाली, ये बिहार वाले क्षेत्र में है। अंग की राजधानी चंपा, ये भी बिहार में है। मगध की राजधानी राजगीर, ये भी बिहार में। पहले राजगीर थी, फिर मैं चला गया पाटलिपुत्र। अब राजगीर से पाटलिपुत्र कौन ले आता है, ये सब जब मैं आगे पढ़ाऊंगा इसी के नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको समझ में आया कि राजगीर कैसे था, राजगीर से पाटलिपुत्र कैसे चलेगा। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंस देखेंगे हम कि कौन कौन से 16 महाजनपद में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और वहां से क्या क्रक्स निकाल के एग्जाम्स क्वेश्चन पूछते हैं। गेटिंग द पॉइंट। आपको ये मैप वाइज याद रखना, जैसे गांधार किधर है, तो ये नॉर्थ साइड में है, तो आपको नॉर्थ साइड में याद रखना है। गांधार है, कंबोज है, कुरु है,
वगैरह वगैरह। गेटिंग माय पॉइंट। चलो फिर आगे देखते हैं कि ये कैसे कैसे आपस में डाइल्यूट होते हैं। अब देखो महाजनपद जो आपको समझ में आ गया है कि महाजनपद कैसे बन गया, लेकिन महाजनपद होता क्या है तो मैं समझाता हूं आपको। चलिए समझते हैं महाजनपद कहते किसे हैं। महाजनपद क्या है कि आज की डेट में जब किसी स्टेट को देख रहे हो वो पॉलिटिकल फॉर्मेशन है। मतलब क्या है, जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें आर्टिकल 1 में लिखा हुआ कि स्टेट किसे कहते हैं, उसका डेफिनेशन दे रखा है। उसमें क्या है कि किसी भी एक पॉलिटिकल बॉडी को जहां पे किसी एक तरह का लैंग्वेज हो, कल्चर हो, सिविलाइजेशन हो, कुछ लोग रह रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं स्टेट। तो वैसे ही पॉलिटिकल फॉर्मेशन ऐसा जगह था, मतलब महाजनपद किसे बोलते थे, जो कि एक ऐसा जगह है जहां पे खुद का कल्चर हो, खुद का पॉलिटी हो, मतलब वहां पे खुद का एक अपना शासन चलता हो किसी भी तरीके का, तो उसे बोलते थे महाजनपद। समझ में आ रहा है। अब महाजनपद दो तरीके के होते थे, एक तो गणतंत्र, एक राजतंत्र। इसे हम गणतंत्र को आज जो डेमोक्रेसी बोलते हो, तो वो डेमोक्रेसी टाइप का ही था। मतलब वहां पे क्या था उस टाइम की ओलिगार्की सिस्टम था, टर्न बाय टर्न एक के बाद एक राजा बनते चलाएगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो, आप वज्जी का एग्जांपल ले लो। वज्जी में लगभग 5000 राजा थे, तो वो असेंबली में चुनते थे कि इसके बाद राजा कौन बनेगा। समझ में आ रहा है। तो वहां पे जो राजा बनते थे वो राजा कैसे बनते थे, चुन के, मतलब चूजन बाय द असेंबली। जबकि राजतंत्र में क्या होता है कि किंग जो होता है हेरिडेटरी होता है, मतलब एक के बाद एक राजा। जैसे कि अगर आप मगध के एग्जांपल देखोगे तो हर्यक वंश था एक, हर्यक वंश में बिंबिसार आया, तो बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु वो राजा बना, अजातशत्रु का बेटा उदयन वो राजा बना, तो ऐसे ही चलते आ रहा था। इसे बोलते हैं क्या, हेरिडेटरी, मतलब राजतंत्र बोलते हैं। अब जो आपने ये देखा कि गणतंत्र, तो विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में है। विश्व का पहला गणतंत्र कहां है, वैशाली में। वैशाली कहां पे था, तो वज्जी में। समझ में आ रहा है, हाजीपुर बिहार वाले रीजन में ये। तो वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र है। गेटिंग माय पॉइंट। अब देखो अंग को देखते हैं हम कि अलग अलग राज्य स्टेट वाइज देखेंगे हम कि कौन कौन से राज्य हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है। अंग कहां पे है, तो देखो अंग जो है आज के इधर बिहार वाले रीजन में, ठीक है। अब इसी अंग को हम चंपा भी कहते थे। अब अंग जो है, समझो इस अंग को हम चंपा कहते हैं। इसकी क्या स्टोरी है कि ये दो, एक गंगा नदी, दूसरा चंपा नदी, यहां पे दो नदियां बहा करती थी। इसके दोआब रीजन में था ये, एक गंगा एक चंपा। ये हमारे लिए अंग इंपॉर्टेंट क्यों है पढ़ना, क्योंकि महावीर स्वामी के संग में एक पद्मावती नाम की स्त्री जुड़ती है और वो अंग के राजा की पुत्री होती है। समझ में आ रहा है। महावीर स्वामी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और महावीर स्वामी के संग में एक पद्मावती नाम की स्त्री जुड़ती है, जो कि अनुयायी के रूप में, जो कि कौन थी, वो अंग के राजा की पुत्री थी। पहला इंपॉर्टेंस तो ये हो गया अंग का। दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि अंग से व्यापार हुआ करता था। व्यापार कहां होता था, साउथ ईस्ट एशिया में, मतलब जो वर्मा म्यांमार वाला रीजन है ना, यहां पे हुआ करता था व्यापार। समझ में आ रहा है। इसको खत्म कर देता है बिंबिसार। बिंबिसार कौन है, तो बिंबिसार हर्यक राजवंश का राजा था, जो उसका संस्थापक था बिंबिसार। अंग समझ में आ गया आपको, अंग की ये स्टोरी चलती है। अब देखो मल्ल देखते हैं। मल्ल कहां है, तो आज के यूपी वाले रीजन में। मल्ल देख रहे हो, मल्ल आज के यूपी वाले रीजन में। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, एक पावा एक कुशीनगर, एक पावा एक कुशीनगर। अब पावा किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां महावीर स्वामी ने अंतिम सांस लिया था, और कुशीनगर इसलिए क्योंकि यहां पे गौतम बुद्ध ने अंतिम सांस लिया था। अब पावा जो महावीर स्वामी ने अंतिम सांस लिया था वो भी कहां पे है, मल्ल में। कुशीनगर, मतलब आपको अगर पता होगा कि मैंने जब बौद्ध धर्म में पढ़ाया था, तो कुशीनगर भी कहां पे है, मल्ल में। बुद्ध ने अंतिम सांस लिया था, मतलब क्या है कि बुद्ध का अंतिम महापरिनिर्वाण यहीं पे हुआ था। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया कि अंग को किसने समाप्त किया, तो अंग को बिंबिसार ने समाप्त किया था। वैसे ही मल्ल को कौन समाप्त करेगा, तो मल्ल को अजातशत्रु समाप्त करेगा। अजातशत्रु कौन था, तो बिंबिसार का पुत्र था। अब बिंबिसार कौन था, तो बिंबिसार मगध में हर्यक राजवंश का संस्थापक था। यहां तक क्लियर है। चलो इसमें एक इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे कि इसमें क्या बताया गया कि 5000 किंग्स रहा करते थे, कहां पे, मल्ल में। तो आपको मैं बता दूं कि जो बौद्ध थे और जैन थे, मतलब कि महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध जो थे, वो ऐसे ही राज्य से क्यों उभर के आते थे, क्यों नहीं वो मगध से उभर के आए थे, क्योंकि मगध में क्या था कि ओलिगार्की नहीं था, मगध में मोनार्की था। तो जहां भी मोनार्की होगा, मतलब जहां भी राजतंत्र होगा, वहां पे आपको बोलने की शक्ति कम दी जाएगी, मतलब आप कम बोल पाओगे वहां पे, मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं, वहां पे इतना रिस्ट्रिक्शंस होता है कि आप बोलोगे नहीं वहां पे। तो अगर आप बोलोगे नहीं तो आपकी चर्चा नहीं होगी वहां पे। जैसे कि उपनिषद में क्या था कि गुरु और शिष्य में चर्चा होता था, तो वहां पे लोग मल्ल में, वज्जी में, अंग, इन क्षेत्रों में क्या थे कि ओलिगार्की सिस्टम था। तो वहां पे लोगों को बोलने की शक्ति थी, मतलब क्षमता थी, लोग बोलते थे वहां पे। जब वो बोलेंगे तो डिस्कशन होगा, तो डिस्कशन से क्या होता था कि लोग श्रमण ट्रेडिशन का शुरुआत कर दिए। श्रमण ट्रेडिशन जो मैंने आपको पढ़ाया था कि जो वैदिक एज है, वैदिक एज में लोग यज्ञ के, हवन के, जो मोनार्की सिस्टम है हमारा, सुप्रीमेसी था उसका, ब्राह्मण का, उसके खिलाफ आवाज उठाते। वो कौन थे, श्रमण ट्रेडिशन वाले। तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए कि क्यों नहीं मगध से आया, क्यों मल्ल से आया,
क्यों वहां पे अंग अवज्जी से आते हैं? इसके रीजन ये है क्योंकि वहां पे मोनार्की नहीं था, वहां पे ओलिगार्की सिस्टम था। समझ में आ रहा है आपको? चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं चेदी। चेदी की कहानी क्या है? चेदी हमारे लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे एक राजा था खारवेल, वो उसके इंस्क्रिप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट थे। खारवेल क्या होता है कि अभी तो फिलहाल वो रहता है एमपी वाले रीजन में, पर वो विद द पासेज ऑफ टाइम कहां चला जाएगा? इधर उड़ीसा वाले रीजन में चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसका एक जो फेमस इंपॉर्टेंट राजा था, कौन था? शिशुपाल। शिशुपाल, ये देख रहे हो, शिशुपाल, इसका फेमस इंपॉर्टेंट राजा शिशुपाल था। अब दो वजह से इंपॉर्टेंट है। एक तो इसलिए क्योंकि यहां से पहले था, यहाँ पे एमपी वाले रीजन में चला आता है उड़ीसा में। दूसरा इसलिए क्योंकि यहां से खारवेल वहां पे था, खारवेल राजा यहाँ का शासक था। और खारवेल कहां चला गया था? तो चला गया था उड़ीसा वाले रीजन में। क्लियर है यहां तक? हमारे लिए चेदी किस लिए इंपॉर्टेंट है। और कुरु देखो, कुरु क्या है? कुरु आज के जो है हमारे मेरठ हरियाणा वाले रीजन में, ये देख रहे हो, कुरु आज के मेरठ हरियाणा वाले रीजन में। और कुरु इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाभारत जो आपने सुना है, जो भी कथा है महाभारत की, वो कुरुक्षेत्र जो है इसी कुरु से रिलेटेड है। कहीं ना कहीं इसका जो लेगेसी है इसी कुरु से जुड़ा होता है। कुरु समझ में आ गया? अब देखते हैं पांचाल। पांचाल जो है, पांचाल उसके ठीक नीचे था। अब पांचाल किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहले जो था यहाँ पे, पहले एक राजतंत्र था। राजतंत्र समझते हो किसे बोलते हैं? मतलब जहां पे मोनार्की सिस्टम हो, ठीक है, मोनार्की सिस्टम हो। तो मोनार्की से जहां पे राजा हेरिडेटरी बनाए जाते थे, वहां से वो चले गए। किस लिए? क्योंकि उन्हें गणतंत्र बनाना था। तो जो आप पांचाल की स्टोरी देख रहे हो, तो ऐसा आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य था जो पहले राजतंत्र था, उसके बाद वो गणतंत्र बन जाता है, तो वो है पांचाल। अब देखो मत्स्य की कहानी क्या है। मत्स्य में क्या है? मत्स्य आज के जो जयपुर वाला रीजन है वहां पे है। अब जो जयपुर वाला रीजन है, मतलब जयपुर कहां पे? राजस्थान में। अब वहां का इंपॉर्टेंट किंग कौन था? विराट। यहां पे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है? क्योंकि यहां से हमें जानकारी मिलती है बहरात। तो आपको अगर पूछा जाए कि बहरात अभी किसकी पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन देती है हमें, तो मत्स्य की। समझ में आ रहा है? तो मत्स्य समझ में आया कि मत्स्य क्या कहना चाहता है आपको। चलो फिर सूर्यसेन देखते हैं। सूर्यसेन की तरह आज के मथुरा वाले रीजन में, इधर देखो मैप से समझो आप, सूर्यसेन कहां है? आज के मथुरा वाले रीजन में। अब यहां पे इंपॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि यहां पे किंग था, यहां पे किंग था अवंतीपुरा। वो क्या करता है कि बौद्ध का अनुयायी बन जाता है। हालांकि बौद्ध यहां पे नहीं गया था, बौद्ध का एक लिमिटेड एरिया था, यहीं तक रहते हैं वो, लेकिन बौद्ध से बिना मिले ही वो बौद्ध के अनुयायी बन जाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं गांधार। अब देखो गांधार किधर है? गांधार हमारा ये वाले रीजन में, मतलब पेशावर वाले, पाकिस्तान और कश्मीर के क्षेत्र वाले रीजन में। अब इसकी इंफॉर्मेशन भी कहां से मिलती है? तो बेहुस्तीन इंस्क्रिप्शन। यहां पे क्या है, ये देख रहे हो आप, इसकी इंस्क्रिप्शन हमें मिलती है बेहुस्तीन अभिलेख से। इसकी राजधानी कहां थी? तक्षशिला। इसकी राजधानी कहां थी? तक्षशिला। और तक्षशिला किस लिए इंपॉर्टेंट है? तक्षशिला हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे एक विश्वविद्यालय था जो कि विश्वविख्यात था, मतलब पूरे वर्ल्ड में जाना था विश्वविद्यालय वो। हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय कंपेरिजन में तक्षशिला नहीं चल पाया। क्यों? क्योंकि फॉरेन इन्वेजन बहुत ज्यादा होता था और भी बहुत सारे रीजन थे, जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो पता चलेगा। तो यहां पे क्या था कि एक राजा था प्रसन्नजीत, और प्रसन्नजीत जो था वो कोसाल का राजा था। कोसाल कहां पे है? यहाँ पे। समझ में आ रहा है आपको? कोसाल कहां पे है? यहाँ पे। तो कोसाल यहां से स्टडी करने के लिए कहां आता है? गांधार जाता है। पता ऐसा बताया जाता है कि तक्षशिला उस समय बहुत ज्यादा फेमस विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी था, और वहां पे पढ़ाया किया जाता था कि आपको अपना एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब राज्य शासन चलाना कैसे। क्लियर है यहां तक? अब देखो, अब इसके आगे देखते हैं हम। इसके आगे हमारा कंबोज। कंबोज का है सबसे नॉर्थ वाले एरिया में। समझ में आ रहा है आपको? तो कश्मीर वाले क्षेत्र में है ये। अब हमारे लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां से घोड़े का व्यापार होता था। मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि 16 महाजनपद में से किसको घोड़े के व्यापार के लिए जाना जाता था, तो वो था कंबोज। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये था कि यहां से उत्तर पथ की शुरुआत होती थी। अब देखो पूरे भारत जो है वो उत्तर पथ दक्षिण पथ दो भागों में जुड़ा हुआ था। जैसे कि उत्तर पथ से कंबोज से देखोगे तो कहीं ना कहीं कोसाल पे आके रुक जाता था। कोसाल तक यहाँ पे आके उसका उत्तर पथ खत्म था कि व्यापार कर सकते हो आप। और दक्षिण पथ जो था वो असमक से होते हुए ये अवंती होते हुए लगभग मगध के पास तक जाता था। दोनों आपस में लगभग मगध तक मिल जाते थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसका इंड पॉइंट जो है वो कोसाल तक था। ठीक है, कोसाल मतलब श्रावस्ती। श्रावस्ती इसकी राजधानी थी। क्लियर है यहां तक? चलो अब ये देखते हैं असमक। असमक क्या है? ये कहां है? असमक जो है वो गोदावरी नदी पे। क्लियर है? असमक सबसे पहले आपको समझना क्या है कि असमक कहां पे, तो वो गोदावरी नदी पे है। असमक कहां पे है? तो सबसे लास्ट वाले, मतलब साउथ एरिया में, साउथ इंडिया में सबसे, मतलब एक ही अगर आपसे पूछा जाए कि 16 महाजनपद में सबसे ज्यादा दक्षिण में कौन था, तो वो था असमक। ये कहां पे था? तो गोदावरी नदी पे। यहां से इंपॉर्टेंट हमारे लिए किस लिए है? क्योंकि यहां से दक्षिण पथ की शुरुआत होती है। देख रहे हो, असमक से अवंती होते हुए मगध के आसपास तक जाएगा, तो यहां से दक्षिण पथ की शुरुआत होती है। अब देखो यहां तक तो आपने पढ़ा है कि इंपॉर्टेंट जो हमारे पास 16 महाजनपद से, उसमें आपने कुछ पढ़ा है।
उसके बाद इसमें होता क्या है कि जो छोटे और कमजोर राज्य थे वो आपस में विलीन हो जाते हैं, मतलब कुछ लड़के कुछ मैट्रिमोनियल लाइंस करके वो खत्म हो जाते हैं। और 6th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते क्या होता है, सिर्फ 4 राज्य बचते हैं, वत्स, अवंती, कोसाल, मगध। देख रहे हो, वत्स, फिर अवंती, फिर कोशाल और फिर मगध, ये सिर्फ 4 बचते हैं लास्ट तक, जो कि 4 से फिर बन जाते हैं 1। तो आपने पढ़ा ना 1 2 का 4 4 2 का 1, तो 4 से 4 से 1 पे कैसे आएंगे वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक देखो, वत्स को खत्म कौन कर देगा, अवंती। ये देख रहे हो, वत्स को खत्म कर देगा अवंती, ये इसको खत्म कर देगा। अवंती को कौन खत्म कर देगा, कोशाल। अवंती को कौन खत्म कर देगा, कोशाल। क्लियर। अब कोशाल को कौन खत्म कर देगा, तो मगध। अब जो फाइनली 2 बचे थे उसमें से कोशाल को मगध खत्म कर देगा। अब देखो, कोशाल को मगध खत्म कर देगा, मगध क्या करेगा कि जो अवंती पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुआ था ना, उसका एक राजा आएगा मगध का, ये अवंती को पूर्णतः खत्म कर देगा, मतलब अवंती नाम का चैप्टर जो है क्लोज कर देगा। यहां तक समझ में आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, इस क्वेश्चंस को भी आपको याद रखना है। चलो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब अब 6th सेंचुरी बीसी तक आते आते अगर आपसे पूछा जाए कि 16 महाजनपद के विषय में निम्नलिखित में से बौद्ध ग्रंथ से सूचना मिलती है, मतलब 16 महाजनपद के बारे में हमें किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है, किस बौद्ध ग्रंथ से। दिग्ग निकाय नहीं है, त्रिपिटक नहीं है, दीपवंश नहीं है, अंगुत्र निकाय। मैंने आपको अभी भी पढ़ाया है, आपको याद होना चाहिए कि अंगुत्र निकाय से मिलता है हमें 16 महाजनपद की जानकारी। अब देखो, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राचीन भारत के 16 महाजनपद, षोडश महाजनपद की सूची मिलती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। अर्थशास्त्र से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, नहीं। अंगुत्र निकाय से मिलता है, हाँ। दीर्घ निकाय से नहीं। भगवती सूत्र से, हाँ। अंगुत्र निकाय किसका था, बौद्ध धर्म का। भगवती सूत्र किसका था, जैन धर्म का। तो 2 और 4 सही है। 2 और 4 किसका है, ऑप्शन नंबर ए। ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं। चलो नेक्स्ट, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था, मौर्य के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त के द्वारा, लिच्छवी के द्वारा। वैशाली कहां पे है, वैशाली है हमारे बिहार में। तो वहां पे एक संघ था वज्जी, और लिच्छवी ने स्थापना की थी पहला गणतंत्र की। कहां पे, वैशाली में। ऑप्शन नंबर डी, मैंने आपको लिखा भी इस लेक्चर में, रिवाइज करोगे आपको समझ में आ जाएगा। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी, देखो, मगध की नहीं थी, वज्जी की नहीं थी, कोशाल की नहीं थी, अंग। जी हाँ, चंपा जो थी अंग की राजधानी थी। देख रहे हो, चंपा जो थी, चंपा इधर देख रहे हो, चंपा जो थी अंग की राजधानी थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मगध की राजधानी कौन सी थी। प्रतिष्ठान नहीं है, वैशाली नहीं है, गिरिराज राजगिरी ये है, चंपा ये नहीं है। मगध की राजधानी कौन सी थी, राजगिरी या राजगीर और पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बाद में बनता है, उदयन बनाता है, और राजगीर पहले चला था, बिंबिसार और अजातशत्रु वहीं पर राज करता है। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी, पांचाल की, कुरु की, चेदी की, अवंती की। अब देखो, सुक्तिमती को हम क्या बोलते हैं, सुक्तिमती को हम शक्तिमती ही बोलते हैं। ये देख रहे हो, चेदी की जो राजधानी है शक्तिमती, इसी को हम सुक्तिमती ही बोलते हैं। तो चेदी की राजधानी है ऑप्शन नंबर सी। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। 16 महाजनपदों में के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी, वज्जी की नहीं थी, वत्स की नहीं थी, काशी की नहीं थी, सूरसेन की। 16 महाजनपदों में मथुरा किसकी राजधानी थी, मथुरा राजधानी थी सूरसेन की। इधर देख रहे हो, अब मथुरा किसकी राजधानी थी, सूरसेन की। चलो नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंग की राजधानी चंपा, वत्स की राजधानी कौशांबी, कोसाल की राजधानी अहिचत्रन और मत्स्य की राजधानी विराटनगर। चंपा थी अंग की राजधानी, वत्स की राजधानी कौशांबी थी, कोसाल की राजधानी ये नहीं थी, श्रावस्ती थी, और श्रावस्ती और साकेत, समझ में आ रहा है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर ये सही थी। तो कोसाल की राजधानी अगर आप देखोगे, अगर आप कोसाल की तरफ देखोगे तो कोसाल की राजधानी कहां थी, श्रावस्ती, और दूसरा साकेत भी कोसाल की राजधानी थी। नेक्स्ट, दोनों में से दोनों को मिलाना है। अब देखो, कुरु की राजधानी कहां थी, तो इंद्रप्रस्थ। क्लियर है, ए का हो जाएगा 4। नेक्स्ट, पांचाल की राजधानी कहां थी, तो पांचाल की राजधानी थी हमारी 3, आही छन। चलो देखते हैं इसको, बी का हो जाएगा हमारा 3, समझ में आ रहा है। ए का 4, बी का 3। कोसाल की राजधानी कहां थी, साकेत, ठीक है, और वत्स की राजधानी कहां थी, कौशांबी। क्लियर है यहां तक। तो इसके हिसाब से अब क्या हो गया कि ए का हो जाएगा हमारा 4, ए का हो गया 4, ए का 4, ये भी है और ये भी है। बी का हो जाएगा 3, बी का 3 इसमें है नहीं है, ये सही है। सी का हो जाएगा हमारा फिर 1, सी का देखो 1 है साकेत, और डी का हो जाएगा हमारा
टू कौशाम्बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। क्लियर है यहां तक? चलो इसके बाद कल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि महाजनपद को कंक्लूड करेंगे हम, उसके बाद हम आएंगे फॉरेन इन्वेजन तक। तो 16 महाजनपद में से अभी तक आ चुके हैं हमारे 16 से आ गए हैं 4, अब 4 से आएंगे हमारे 1 पे। तो 16 से 4 पे तो आ गए हैं, आपने आज देख लिया है। अब 4 कैसे कैसे कंसोलिडेट करेगा अपने आप को, कैसे खत्म करेगा, किसको कौन खत्म करेगा, ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।